हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं हूँ सी ए जितेंद्र शाह और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। इस चैनल पर मैं रेगुलरली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इजी वे में कंसेप्ट एक्सप्लेन करके और क्वेश्चंस सॉल्व करके मैं रेगुलरली अपडेट करते रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी क्लास, कोई भी इजी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ आपसे मिस ना हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखिए, हमें अकाउंटिंग समझना है। ठीक है, तो पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट है क्या, हमें क्यों पढ़ना है ये सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो आज के क्लास में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या उसका कुछ नुकसान भी होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि हम सभी किसी न किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, है ना। हम हिंदी में या इंग्लिश में किसी न किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह बिजनेस का भी कुछ लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो बिजनेस का जो लैंग्वेज होता है उसे अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे एक बात समझिएगा, आपके आसपास कहीं डोमिनोज पिज़्ज़ा का स्टोर होगा, है ना। तो वो जो डोमिनोज वाला है वो सेल कर रहा है रेगुलरली। ठीक है, सेल करके कुछ प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो उस दुकानदार को, उस ओनर को जानना होगा ना कि मैं जो पिज़्ज़ा सेल कर रहा हूँ क्या वो सेल अच्छा हो रहा है, या सेल सफिशिएंट हो रहा है, ज़्यादा सेल हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, क्या जो प्रॉफिट हो रहा है वो सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो इस बात को कैसे पता कर पाएगा, कैसे जान पाएगा। तो उसको कौन बताता है ये बात, ये अकाउंटिंग बताता है। ठीक है, अकाउंटिंग कम्युनिकेट करता है इस बात को कि सेल ठीक हुआ या नहीं हुआ, प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बात को कौन बताता है, ये अकाउंटिंग बताता है। इसीलिए अकाउंटिंग जो होता है बिजनेस का लैंग्वेज होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो अब हम समझते हैं अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अकाउंटिंग का प्रोसेस फ्लो कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए, आपके आसपास कहीं भी कोई बिजनेस है, उसमें तमाम तरह का कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है। कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है ना। तो मान लीजिए आपका एक दुकान है। ठीक है, आपका दुकान है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान। तो आपने क्या किया, आपने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया और फिर अपने दुकान का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमें आइडेंटिफाई करना होता है। क्या करना होता है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा है हमें पहले ये समझना है। तो आपने क्या किया है, अपने घर का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है और अपने ऑफिस का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। ठीक है, तो जो आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तो आपका बिजनेस का ट्रांजेक्शन है नहीं। ठीक है, आपके बिजनेस का ट्रांजेक्शन कौन सा है, जो आपने दुकान का पे किया है ना, वो वाला आपका है। ठीक है, यहाँ देखिए अच्छे से, एक तो आपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है और एक अपने ऑफिस का, अपने दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। तो यहाँ आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सा है। आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आपके बिजनेस का ट्रांजेक्शन ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे किया है वो वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हमें क्या करना होता है, उसे हमें मेज़र करना होता है। ठीक है, मेज़र कैसे करते हैं, मनी के टर्म्स में करते हैं। ठीक है, मेज़र करना होगा मनी के टर्म्स में। जैसे आपने ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको क्या करेंगे, अब मनी के टर्म्स में मेज़र करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, 5,000 रुपया आपने बिल पे किया है। ठीक है, 3 महीने का एक बिल मानते हैं कि 5,000 रुपया पे किया है। तो ये आपने मनी के टर्म से मेज़र कर लिया। तो फिर मेज़र कर लेंगे, उसके बाद क्या करना होता है, उसे हमें अपने खाते में लिखना होता है। अब देखिए, आपके बिजनेस में तमाम तरह का खर्चा है, तमाम तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है। आप बहुत सारे कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, है ना। तो उससे इनकम हो रहा है, आप तमाम तरह के खर्चे कर रहे हैं। तो एक दो तो है नहीं, तो इतना कुछ आप तो दिमाग में याद रख नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं,
तो टीचर जो जो बताती है, ठीक है, या जो जो टीचर बताते हैं वो तो आप नोट लिखते हैं ना, कॉपी में लिखते हैं, अपने रजिस्टर में लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं? ताकि भूल ना जाए, है ना। इसी तरह जो बिजनेस ओनर होता है वो लिख के रख लेता है ताकि भूल ना जाए। अब एक दो रहता तो याद रख सकता था, लेकिन ऐसा तो बहुत सारा होता है कि नहीं। तो हमें याद रख सके इसलिए उसको लिख लिया जाता है, ठीक है। तो जो लिखा जाता है ना उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या करना होता है? रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं, ठीक है। आपका जो अकाउंट्स का बुक होता है ना उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका बुक है, ठीक है। तो उसमें आपने जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बिल ऑफिस का पे किया था 5,000 रुपये मेज़र करके उसको आपने लिख लिया, ठीक है। इतना सा बात समझ में आया। तो जिस खाते में इसको लिखा जाता है ना, सबसे पहले जिस खाते में जिस बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहते हैं जर्नल, ठीक है। इस रजिस्टर को, इस खाते को जर्नल कहा जाता है, ठीक है। तो आपने एक बहुत ही अच्छा टर्म समझा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना, एक नया टर्म समझा। अब देखिए, अब तो आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद क्या होगा? तो देखिए, रिकॉर्ड तो किया है आपने, तो आपके बिजनेस में तो एक चीज़ नहीं है ना। आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड कर लिया है ना। इस तरह से करते करते भर गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मान लीजिए आपने परचेज़ कई बार किया है, ठीक है। सेल भी कई बार किया, रोज़ सेल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ परचेज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रिक्वेंटली पे कर रहे हैं, अपने स्टाफ को सैलरी फ्रिक्वेंटली पे कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ना। तो देखिए, अब एक खाते में बहुत सारा चीज़ जो है भर गया है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि हर सब्जेक्ट का ना नोट्स एक ही रजिस्टर में बना लिया आपने, ठीक है। आपने अकाउंटेंसी का भी नोट्स एक रजिस्टर में बना लिया, ठीक है। इकोनॉमिक्स का भी उसी में बना लिया, ठीक है। आपने बीएसटी का भी उसी में बना लिया, इंग्लिश का भी उसी में बना लिया, तो क्या हो जाएगा ना, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा वहाँ पर। तो ऐसे में क्या हो जाता है, तो उसको हमें ठीक करने के लिए ना हम उसको करते हैं क्लासीफाई, ठीक है। जो रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजेक्शन्स को हमने, उसको करेंगे हम क्लासीफाई। क्या करेंगे? बोलिए। क्लासीफाई करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए, क्लासीफाई करना क्या होता है, जो सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन्स है ना, जो एक ही तरह का ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है ना। तो एक जगह गर्ल्स को बैठा देंगे और दूसरे जगह बॉयज़ को बैठा देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? जेंडर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दिया, है ना। मान लीजिए आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हाइट के बेसिस पर मान लीजिए जिसका हाइट 5.6 से ऊपर है उसको एक क्लासिफिकेशन में डाल दीजिए, ठीक है। और जिसका उससे कम है दूसरे क्लासिफिकेशन में डाल दीजिए, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप बना दिए किसी बेसिस पर, है ना। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, यहाँ पर भी जो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, जो आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया था, जो आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया था, ऐसा बहुत सारा ट्रांजेक्शन, उसको क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासीफाई क्या होता है? ग्रुपिंग आइटम्स ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, ठीक है। इतना बात समझ में आया। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ बना रखा है ना कि एक इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला जितना भी है वो उसको एक जगह क्लासीफाई कर दिया। आपने जितना भी रेंट पे किया है उसको एक जगह क्लासीफाई कर दिया। आपने जितना भी सेल्स किया है उसको एक जगह क्लासीफाई कर दिया। तो आप मेरे से सोच रहे होंगे, सर फिर आपने ये टी शेप का क्या बना रखा है, ठीक है। तो देखिए, टी शेप का क्या होता है, ठीक है, क्या अकाउंट है ये, इसको हम बाद में सीखेंगे, ठीक है, किस तरह से बनता है ये, ठीक है ना। ठीक है। तो देखिए, तो जिस खाते में रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई किया जाता है ना, क्लासीफाई जिसमें किया जाता है उसे कहते हैं लेजर, ठीक है। लेजर में हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। इतना बात समझ में आया, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने क्या क्या समझा? अभी समझा जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा बिजनेस में रिकॉर्ड करना है, कौन सा नहीं करना है ना। उसके बाद जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसे हमें मनी के टर्म्स में मेज़र करना होता है, ठीक है। जब मेज़र भी कर लेते हैं तो फिर उसे हमें रिकॉर्ड करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और जिस बुक्स में हम रिकॉर्डिंग करते हैं उससे कहते हैं जर्नल, ठीक है। आ रहा है बात समझ इतना आपको, ठीक है।
उसके बाद जब बहुत सारा ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो वो तो खिचड़ी जैसा हो जाएगा ना, कोई कहाँ कोई कहाँ। तो क्या करते हैं फिर उसको हम इकट्ठा करके एक जगह लाते हैं, ठीक है, जो सेम नेचर का होता है, तो उसे हम कहते हैं क्लासीफाई करना, ठीक है। और क्लासीफाई कहाँ करते हैं? लेज़र में करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लासीफाई भी कर लिया। अब क्लासीफाई करने के बाद ऐसा इस तरह का जो है अकाउंट बहुत सारा बन गया, ठीक है ना। और उसमें जो सेल हुआ होगा, सेल भी बहुत सारा हुआ होगा, है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए इसमें जो सेल किया होगा आपने, एक बार तो नहीं किया होगा, बहुत बार किया होगा, है ना। जो रेंट पे किया होगा वो भी बहुत बार पे किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया होगा वो भी बहुत बार पे किया होगा, है ना। तो फिर क्या करते हैं, इतने सारे चीज़ों को ना हम समराइज़ कर देते हैं। क्या करते हैं? समराइज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है ना, समराइज़ कर देंगे हम। तो आप लोगों को समराइज़ करना बहुत अच्छा लगता है ना, कुछ भी नोट्स है अगर समरी में मिल जाए तो उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह बिजनेस ओनर जो होता है ना, अब उसे भी तो अकाउंट्स देखना है, पर अकाउंट्स को समझना है, तो वो इतने बल्कि बल्कि अकाउंट्स देखे ना, तो उसका तो टाइम है ही नहीं। तो फिर क्या करता है, वो समरी समरी बनवा लेता है और समरी को देखता है, ठीक है। तो समरी जैसे समझिए, आपने बहुत सारा सेल किया था, ठीक है। डे 1 में सेल किया, डे 2 में सेल किया, इस तरह से बहुत सारा सेल किया, ठीक है। अब पूरे एक साल में तो कितना सेल किया होगा। तो क्या करते हैं, समराइज करके एक ही बार में जान लेते हैं कि टोटल सेल कितना हुआ है। क्या करते हैं कि टोटल सेल कितना हुआ है हम एक बार में समरी निकाल लेते हैं। उसी तरह आपने परचेज भी कितना किया होगा, है ना। रॉ मटेरियल्स परचेज किया होगा, मान लीजिए डोमिनोज पिज़्ज़ा बनाना है और बेचना है, तो उसके लिए वेजिटेबल्स हो गया, मैदा हो गया, ये आपने कितनी बार परचेज किया होगा, है ना। तो साल भर में कितना परचेज हुआ होगा, तो उसको एक एक करके देखने जाए तो बहुत डिटेलिंग के लिए टाइम चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं, उसको समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है। समराइज़ करके एक ही बार में टोटल परचेज कितना हुआ है उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। और जिस खाते में इसका समराइज किया जाता है ना, उसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस कहते हैं, ठीक है। आया बात समझ में? ठीक है। अब आगे देखें, जब समराइज कर लेते हैं ना, तो समराइज करने के बाद क्या करना होता है, समराइज करने के बाद हमें करना पड़ता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सर ये क्या चीज़ है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये क्या होता है? तो देखिए एनालिसिस का मतलब होता है सोचना, ठीक है। जब कुछ एनालाइज करते हैं ना, तो आप सोचते हैं ये ऐसा हुआ होगा, वो ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ करते हैं आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कुछ, और सोचने के बाद लास्ट में कुछ कंक्लूजन निकालते हैं ना, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो जो इंटरप्रिटेशन करते हैं उसे कहते हैं कंक्लूजन। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ये देखिए, अच्छे से देखिए, यहाँ पर आपने टोटल परचेज कितने का किया है, 1,000 रुपये का, ठीक है। और टोटल सेल कितने का किया है, 1,500 रुपये का, है ना। परचेज कितना किया है टोटल, 1,000 रुपीज़ का, और सेल्स कितना किया है टोटल, 1,500 रुपीज़ का। तो एक बार आप यहाँ पे सोच के आप एनालिसिस कीजिए और कंक्लूजन निकालिए क्या निकलता है। तो आप सोचेंगे सर क्या हुआ होगा यहाँ पर, हाँ समझ में आया सर, परचेज किया है 1,000 का और सेल किया है 1,500 का, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 500 का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए आपने सोच के निकाला ना, यहाँ पे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो देखिए यही है 500 का प्रॉफिट जो हुआ है ना। तो आपने एनालिसिस किया और उसके बाद इंटरप्रेट करके कंक्लूजन ड्रॉ किया है ना, कि 500 का यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो देखिए, तो अभी तक हमने 6 चीज़ें देखा। अब एक लास्ट चीज़ आता है, ठीक है। अब उसको क्या करना होता है, अब देखिए कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। आपने जो प्रॉफिट किया है उसको कम्युनिकेट करना होता है, किसे, यूज़र्स को, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम्स में आपका रिज़ल्ट आया, ठीक है, और आपके अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपने जो सोचा था उससे भी अच्छा आया, तो आप क्या करेंगे, घर में जाके कम्युनिकेट करेंगे ना अपने पेरेंट्स को कि पिताजी मम्मी ये सब देखिए मार्क्स आया है मेरा, कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो आप कम्युनिकेट करते हैं ना इस बात को। तो उसी तरह जब बिजनेस में कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ भी होता है ना, तो इसको कम्युनिकेट किया जाता है। क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, किसे किया जाता है, यूज़र्स को किया जाता है। सर फिर ये यूज़र्स कौन है, तो यूज़र्स कौन है हम अगले में देखेंगे, ठीक है। जब अगला इसको मैं इसी चैप्टर में आगे जब पढ़ाऊँगा ना, तो वहाँ समझाऊँगा यूज़र्स कौन होता है, ठीक है। तो सर यूज़र्स को कम्युनिकेट क्यों करना है, अब देखिए यूज़र्स को कम्युनिकेट करना है ताकि वो अपना अपना डिसीजंस ले सके। तो किस तरह का डिसीजंस, उसको जो डिसीजन लेना है, जैसे मान लीजिए ओनर है ना,
तो ओनर को ये डिसीजन लेना है कि मैं जहाँ से अब तक पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो सब्ज़ी खरीद रहा था, क्या इस मार्केट से खरीदूँ या कोई और नया मार्केट देखूँ जहाँ मुझे सस्ते में मिल जाए, क्योंकि परचेज़ का कॉस्ट ज़्यादा लग रहा था। तो यहाँ डिसीजन लेना पड़ेगा ना। और वो फिर ये सोच रहा है कि मेरा सेल इतना कम क्यों जा रहा है, मैं इसको कैसे बढ़ाऊँ। तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना उसको। तो यूज़र्स को कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना होता है, तो यहाँ लिख लीजिए आई, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया है उसे मेज़र करना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए एम, ठीक है। फिर मेज़र कैसे किया जाता है, मनी के टर्म्स में, ठीक है। जब आपने मनी के टर्म्स में मेज़र कर लिया तो फिर क्या करेंगे, उसको अपने खाते में लिखेंगे ना, रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। और जिस खाते में रिकॉर्ड किया जाता है उसे जर्नल कहते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग का आर यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। आया बात समझ में। उसके बाद जब रिकॉर्ड कर लिया जाता है बहुत सारा ट्रांजेक्शन्स, तो उसको क्लासीफाई किया जाता है जो सेम नेचर का होता है एक जगह पे, ठीक है। तो उसे क्लासीफाई करते हैं, और ये क्लासीफाई कहाँ करते हैं, हम करते हैं लेजर में, ठीक है। इतना बात समझ में आया। फिर क्लासीफाई करने के बाद क्या करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो क्लासीफाई का सी यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो समराइज़ है तो समराइज़ का एस लिख लीजिए, ठीक है। समराइज़ करने के बाद क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसका ए यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, कम्युनिकेट टू यूजर्स, तो कम्युनिकेट का सी यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। इतना सा बात समझ में आया आपको। तो पढ़िए यहाँ क्या लिखा है, IMRC पर बोलिए इसको, IMRC, ठीक है। एक बार और बोलिए, IMRC। तो कमेंट में बताइए, ठीक है, कि इसका क्या मैंने मेमोरी ट्रिक बताया है, ठीक है। कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। IMRC कमेंट में ये लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कितनी चीज़ें हैं, 7 चीज़ें, 4 और इधर 3, है ना। तो ये 7 चीज़ें जो है ना, इसे अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस की तरफ फ्लो हुआ ना, कि पहले आइडेंटिफाई करना, फिर मेज़र करना, फिर रिकॉर्ड करना, एक प्रोसेस की तरफ फ्लो हुआ है कि नहीं। तो इसे अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना सा बात समझ में आया। अब आइए डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा है। तो पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ, आर्ट मतलब क्या होता है, एक कला होता है ना, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्या लिखा है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हमने देखा था रिकॉर्डिंग, है ना। फिर क्लासीफाइंग, है ना। फिर समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में होता है मेजरमेंट, है ना। क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्लासीफाई करते हैं, क्या समराइज करते हैं, वो करते हैं हम ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स करते हैं, ठीक है। आया बात समझ में। और लास्ट में क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये है अकाउंटिंग का डेफिनेशन, इसको हमने बहुत अच्छे से प्रोसेस फ्लो में समझा, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस समझा पहले, तो अच्छे से आपको आप डेफिनेशन समझ में आया होगा, है ना। और ये डेफिनेशन किसने दिया है, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दिया है, ठीक है। अमेरिका का, यूएसए का ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इसने ये डेफिनेशन बनाया है, ठीक है। तो चलिए अभी आपको ये समझ में आया अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर अकाउंटिंग तो समझ में आया, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, तो हमें ये समझना है, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेज, ठीक है। तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस जो है ना, दोनों में सिमिलरिटी है। जो बात ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है वही बात आपको एडवांटेजेस में मिल जाएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज आगे पीछे करके, लेकिन बात एक ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो हम दोनों को एक साथ देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अकाउंटिंग क्या करते हैं, ताकि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बना सके, क्या कर सके, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सके, है ना। आया बात समझ में, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उसको हम लिख सके, है ना, उसको रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव्स भी है और ये एडवांटेजेस भी है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, हमने जो देखा था ना, 500 रुपये का, 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, है ना। तो अकाउंटिंग से जाना ना हमने, तो अकाउंटिंग का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है और एडवांटेजेस भी सेम है क्या,
कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये पता करना, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, और प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, ठीक है, ये पता करना होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव भी है और एडवांटेजेस भी है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक बिजनेस डिसीजंस। मैनेजमेंट को क्या करता है, हेल्प करता है, कहाँ हेल्प करता है, बिजनेस डिसीजन में। तो कैसे, तो अभी अभी डिस्कस किया था ना, जैसे मान लीजिए बिजनेस का ओनर है या मैनेजमेंट है, उसको जब दिखेगा ना कि प्रॉफिट कम हो रहा है तो वो सोचेगा ना कि प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, क्या सेल कम हो रहा है, या फिर मैं जो रॉ मटेरियल परचेस करके ला रहा हूँ उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, क्या करना चाहिए। तो वो अगर कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है तो वो अच्छा सप्लायर देखेगा जहाँ पे कॉस्ट कम मिले, ऐसा है ना, जहाँ पे कम खर्चे में कम कॉस्ट, मतलब मिनिमम कॉस्ट में उसको रॉ मटेरियल्स मिल जाए अपने पिज़्ज़ा बनाने के लिए, है ना। देखिए अब इंडिया में तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है ना, अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ाएंगे तो कस्टमर तो भाग जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, उसे कॉस्ट कम करने के बारे में कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है ना अकाउंटिंग, है कि नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो ये आपका एडवांटेज भी है और ऑब्जेक्टिव्स भी है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्या है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब सर ये क्या होता है फाइनेंशियल पोजीशन, हिंदी में कहे तो आर्थिक स्थिति, कहते हैं ना कि मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसी तरह कभी कभी बिजनेस का भी होता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होता, यानी फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है वो कभी कभी ठीक नहीं होता, कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है कि नहीं। तो कैसे पता लगेगा कि बिजनेस का जो आर्थिक स्थिति है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, वो अकाउंटिंग से पता लग जाता है, ठीक है, अकाउंट्स में देख के पता लग जाएगा, अच्छा इसका फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है कि नहीं। आ रहा है बात समझ में। फिर क्या है, लास्ट पांचवा पॉइंट क्या लिखा है, प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स को, अब यूजर्स कौन है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दिया जाता है यूजर्स को, ठीक है। क्यों दिया जाता है यूजर्स को, जैसे मान लीजिए बैंक है, ठीक है, आप बैंक के पास गए लोन मांगने के लिए कि सर मुझे 5 करोड़ का लोन दीजिए, उसने क्या किया, भगा दिया आपको। आपसे भगा क्यों दिया, तो आप गए गए और पूछे, ठीक है, कि मुझे क्यों भगा दिया होगा। तो आपने जिससे पूछा वो तो बहुत होशियार आदमी था, उसने कहा अरे भाई ऐसा खाली हाथ नहीं जाया जाता है, आप पहले अपना अकाउंट्स तो दिखाओ उसको, आपने जो अकाउंट्स बनाया है, आपका बिजनेस का अकाउंट्स कैसा है, वो देखेगा तभी तो देगा लोन। तो अगले दिन क्या किए आप, अकाउंट्स उठा कर ले गए, ठीक है। अब बैंकर ने देखा कि हाँ अब अकाउंट्स अच्छा है इसका, दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, एक बैंक का एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, तो आया बात समझ में। तो यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव्स 5 एडवांटेजेस हमने देखा, ठीक है ना, ठीक। तो देखिए हमने अभी ऑब्जेक्टिव समझा और एडवांटेजेस समझा। तो सर एक बात तो समझिए कि हर चीज़ तो परफेक्ट होता नहीं है, सब किसी में किसी न कुछ कमी होता है। तो क्या अकाउंटिंग में भी कुछ कमी है, क्या कुछ लिमिटेशंस है, तो हाँ अकाउंटिंग में भी कुछ लिमिटेशंस होता है, कुछ कमियां तो यहाँ भी है, ठीक है। तो देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो पहला लिमिटेशन क्या है, ये जो है ना अकाउंटिंग, ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता। सर फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता, ऐसे क्यों। देखिए क्या होता है ना, कई बार अकाउंटिंग में ना हमें कुछ कुछ चीज़ों का एस्टिमेट्स करना पड़ता है, एस्टिमेशन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए आपने फ़ोन खरीदा अपने लिए, ठीक है, तो आपने जब फ़ोन खरीदा होगा तो आपने एस्टिमेट किया होगा ना कि इस फ़ोन को मैं 3 साल या 4 साल चला लूँगा, या फिर ये 3 साल या 4 साल चल जाएगा। तो आपने एस्टिमेट किया ये जो फ़ोन खरीद रहा हूँ ना, ये 5 साल तो आराम से चल जाएगा। लेकिन क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि ये 5 साल चल जाएगा, नहीं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एस्टिमेट कर रहे हैं ना। उसी तरह बिजनेस में क्या होता है, जब बिजनेस होता है ना, अगर अपने बिजनेस यूज़ के लिए कुछ एसेट खरीदा है, कुछ चीज़ें खरीदा, मान लीजिए अपने बिजनेस यूज़ के लिए कंप्यूटर खरीदा है, तो वो भी क्या करता है शुरुआत में ना, एस्टिमेट करना पड़ता है कि ये कितने साल चला लेगा। तो मान लीजिए कि बिजनेस ने भी एस्टिमेट किया, ये जो कंप्यूटर खरीद के लाया हूँ बिजनेस में यूज़ करने के लिए, ये 5 साल चला लूँगा। तो क्या आपको लगता है कि ये 5 साल जो उसने एस्टिमेट किया, क्या एग्जैक्टली 5 साल ही चलेगा, ऐसा तो नहीं है, वो कम भी चल सकता है या ज़्यादा भी चल सकता है कि नहीं। तो एस्टिमेट करना होता है। तो इसलिए जब एस्टिमेशन ही एक अनुमान है, तो अकाउंटिंग एग्जैक्ट कैसे हो सकता है, इसलिए ये कुछ हद तक तो एग्जैक्ट होता ही है, लेकिन फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, या
अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन कैसे, बात समझिएगा। बिजनेस ने क्या किया ना, 30 साल पहले, ठीक है, 30 साल पहले बिल्डिंग परचेस किया था लैंड के साथ में। ठीक है, नीचे लैंड और ऊपर बिल्डिंग। ठीक है, ये परचेस किया था, 30 लाख में परचेस किया था। ठीक है, और उसने क्या किया, अपने बुक में अकाउंट्स में लिख दिया कि 30 लाख में, 30 लाख में परचेस किया था अपनी बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन आज 30 साल बाद वो एरिया बहुत चमक चुका है। जिस एरिया में उसका दुकान है ना, वो बहुत ही चमक चुका है। ठीक है, अब वहाँ पर मार्केट अच्छा खासा हो चुका है। तो आपको नहीं लगता कि उस एरिया में अब लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है बहुत बढ़ चुका होगा, है ना। अब तो 1 करोड़ से ऊपर ही होगा, है ना। तो करेंट में उसका वैल्यू कितना है, 1 करोड़ से ऊपर होगा। लेकिन अपने खाते में कितना दिखा रखा होगा उसने उसने वो तो 30 लाख में ही दिखा रहा होगा ना। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन जो है पूरा रियलिस्टिक है? नहीं, ये तो थोड़ा अनरियलिस्टिक हुआ ना। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसेट्स को जो होता है ना, 30 साल पहले कितने में खरीदा था उसमें दिखा रखा है ना। 30 साल पहले लैंड कितने में खरीदा था, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा रखा है कि तब कितना में खरीदा था। लेकिन उसको करेंट कॉस्ट में नहीं लिखा जा रहा, है ना। तो ये भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, आया बात समझ में। फिर देखिए तीसरा क्या लिमिटेशन है, तीसरा ये है कि अकाउंटिंग क्या है ना, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को ना इग्नोर कर देता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने सच्चे हैं। ठीक है, ये चीज़ें होता है ना, ये अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता। उसी तरह बात समझिएगा यहाँ पर, जो आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, जो मैनेजमेंट है, वो कितना स्किलफुल है, ठीक है, कितना ईमानदार है। देखिए अगर आपके ऑफिस में, आपके दुकान में कोई स्टाफ है जो बहुत ही ईमानदार है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है ना। अगर कोई बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्किलफुल है, तो आपके लिए, दुकान के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या उसका स्किलफुल होना, ठीक है, उसका ईमानदार होना, ये तो रिकॉर्ड नहीं करते ना, ये तो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या करती है, इसे भी, इस बात को इग्नोर कर देती है। ठीक है, इतना सा बात समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करता है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द प्राइस इफेक्ट। ठीक है, प्राइस लेवल चेंजेस जो होता है ना, उसका इफेक्ट को इग्नोर कर देती है। ठीक है, ये सेम बात है जो हमने देखा था ना कि 30 साल पहले लैंड परचेज किया था 30 लाख में, आज उसका वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर हो चुका है। तो लेकिन करेंट वैल्यू तो 1 करोड़ से ऊपर होगा, लेकिन उसको लिखा तो 30 लाख में ही होगा ना, अभी भी 30 लाख में ही लिखा होगा। तो क्या हुआ, ये प्राइस लेवल जो चेंज हुआ है, इसके इफेक्ट को इग्नोर कर दिया। ठीक है, आया बात समझ में। ये सेम बात था ऊपर के हिसाब से। ठीक है, प्राइस लेवल जो चेंजेस होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, पांचवा पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। सर विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या, खिड़कियों को सजाना। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए आप अपने घर में कैसे रखते हैं, बिस्तर किस तरह से मिला कर रखा हुआ है। कोई, आप स्कूल से आने के बाद कपड़ा कहीं फेंका, जूता कहीं फेंका, है ना, बैग कहीं फेंका, होता है क्या, आप ऐसा करते हैं? कुछ कुछ तो कर, कोई कोई तो करते होंगे, लेकिन कुछ कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं। ठीक है, अच्छे सभी है लेकिन, ठीक है। तो देखिए आपने फेंका हो, कहीं ना कहीं बिखेर के रखा होगा ना। लेकिन जब गेस्ट आने वाला होता है आपके घर में, तो आप क्या उसी तरह रखते हैं? ऐसा तो नहीं करते ना, अच्छे से सजा के रखते हैं ना, पूरा घर मिला के रखते हैं, साफ़ सफाई करके, खिड़कियों को अच्छे से पर्दा लगा के रखते हैं ताकि कुछ भी, हर चीज़ परफेक्ट दिखे, है कि नहीं। तो अकाउंटिंग में क्या होता है ना, अब जिसको अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आ जाता है, ठीक है, वो अंदर की बातों को अच्छे से समझ जाता है, बहुत ही गहराई से समझता है ना, तो वो क्या कर सकता है ना, मैनिपुलेट भी कर सकता है। मैनिपुलेट करना मतलब वो झूठ छूट बात भी तो लिख सकता है, हेरा फेरी कर सकता है ना अकाउंटिंग में, कि कुछ कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, गलत बातें लिख के रख दिया। तो अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चांसेस रहता है। ठीक है, अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन होता है, इसी को ना विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग। आपने द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका सुना है क्या, यूएसए का ग्रेट डिप्रेशन सुना है, 1930s में जो फैला था, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया था। अगर आपने नहीं सुना तो एक बार सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं विंडो ड्रेसिंग के कारण हुआ था। ठीक है, तो उसको एक बार देख सकते हैं हम। तो आया बात समझ में। तो हमने लिमिटेशंस भी कर लिया। ठीक है, तो देखिए हमने आज क्या क्या समझा, हमने ये समझा कि अकाउंटिंग जो होता है वो बिजनेस का लैंग्वेज होता है। फिर उसका डेफिनेशन भी समझा, डेफिनेशन से पहले हमने उसका प्रोसेस फ्लो समझा था, है ना। ये जो प्रोसेस फ्लो है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है,
इसको समझा था, है कि नहीं। जब प्रोसेस फ्लो समझ लिया, ये जो है ना IMRCSAC, इसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि क्या ये आपको याद हुआ, ठीक है। और ये प्रोसेस फ्लो पूरा आपको याद हुआ, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप अपने बुक में पढ़ेंगे ना, तो आपको इजीली अब समझ में आ जाएगा कि क्या एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, और क्या लिखा गया है बुक में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा एडवांटेजेस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। फिर लास्ट में हमने देखा लिमिटेशंस क्या होता है, ठीक है। तो आज हम इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी क्लासेस में अपलोड करता हूँ वह आपसे मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।